हेलो फ्रेंड्स। आज हम रजनीश ओशो की जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ओशो इस नाम से हम सभी परिचित हैं। इन्हें भगवान श्री रजनीश ओशो रजनीश के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय विचारक, धर्मगुरु और राजनीश आंदोलन के प्रणेता थे। वह रहस्यमय गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में ख्याति प्राप्त थे। वे धार्मिक रूढ़ियों के आलोचक और मानव कामुकता के प्रति खुला रवैया रखने के कारण भारत और पश्चिम देशों में आलोचना के पात्र भी बने। लेकिन बाद में उनके विचारों को भारत और पश्चिम सभ्यता दोनों ने स्वीकार किया। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ। 11 नंबर का संबंध चंद्रमा से होता है, जो कि अपने आप में एक स्पिरिचुअल नंबर है। 2 और 11, 11 का जो जोड़ होगा वो 2 होगा, तो 2 और 11 नंबर, ये इसका संबंध चंद्रमा से, आध्यात्मिकता से होता है। साथ ही उनकी जन्म तिथि का अगर टोटल किया जाए तो 19 आता है, जो कि एक कार्मिक नंबर है। यह अपने माता पिता की 11 संतानों में सबसे बड़े थे और अपने आयु के प्रथम 7 वर्ष इन्होंने अपने ननिहाल में बिताए। यहाँ उनका विकास स्वतंत्र उन्मुक्त वातावरण में रूढ़िवादी शिक्षाओं से दूर हुआ। बचपन से ही वे गंभीर और सरल स्वभाव के थे। विद्यार्थी जीवन में रजनीश जो है बगावती सोच रखते थे। उन्हें परंपरागत तौर तरीके अच्छे नहीं लगते थे। किशोरावस्था तक आते आते वह नास्तिक बन चुके थे। उन्हें ईश्वर और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं था। ओशो का दर्शन पारंपरिक भारतीय विचारधारा से दूर और ऐश्वर्य का जीवन जीने का उपदेश देता था। इसलिए उनके अनुयायियों में विदेशी, धनी और ग्लैमरस जीवन जीने वाले लोग शामिल थे। रजनीश के ऐसे समर्थकों ने उन्हें महंगे तोहफे चढ़ावे के तौर पे दिए। उनके पास दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक कही जाने वाली रोल्स रॉयस की संख्या 90 थी। वे महंगी घड़ियों, डिजाइनर कपड़े, लग्जरी लाइफ और रोल्स रॉयस कारों की वजह से हमेशा चर्चा में रहे। उस समय के सुपरस्टार विनोद खन्ना, परवीन बॉबी उनके भक्तों में शामिल थे। विद्यार्थी जीवन से ही ओशो कुशल वक्ता और तर्कवादी थे। कुछ समय के लिए वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी शामिल हुए। उन्होंने अपनी बुक ग्लिम्पिस ऑफ माई गोल्डन चाइल्डहुड में लिखा है कि उन्हें बचपन से ही दर्शन में रुचि हो गई थी। वे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। उन्होंने 1966 में नौकरी छोड़ के नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की। पुणे में आश्रम की स्थापना साल 1970 में वे कुछ समय के लिए मुंबई रुके और अपने अनुयायियों को नव संन्यास की शिक्षा दी। उन्होंने एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह कार्य प्रारंभ किया। 1974 में रजनीश पुणे आ गए। यहाँ उन्होंने कोरेगांव पार्क इलाके में भव्य आश्रम की स्थापना की, जिसके बाद उनके अनुयायियों में विदेशियों की संख्या बढ़ने लगी। ओशो रजनीश ने कुछ वर्षों के लिए अमेरिका में भी प्रवास किया था। तत्कालीन जनता पार्टी के साथ मतभेदों और शारीरिक अस्वस्थता के चलते 1980 में अमेरिका चले गए थे ओशो। और स्वस्थ होने के बाद 1981 में उन्होंने ओरेगॉन संयुक्त राज्य की वास्को काउंटी में रजनीशपुरम की स्थापना की। यहाँ रजनीश मंदिर का शानदार सभागार बनाया गया, जिसमें 25,000 लोगों को एक साथ बैठने की व्यवस्था थी। रजनीशपुरम सुख सुविधाओं से लैस होटल, उद्यान, पुलिस, अपना न्यायालय, अपना अस्पताल, शॉपिंग मॉल, हवाई अड्डा भी था। उसमें इतना बढ़िया बनाया गया था। यहाँ उनके अनुयायी खेती करते थे। बंजर जगह को उनके अनुयायियों ने एक पूरे सुख सुविधाओं से लैस शहर में तब्दील कर दिया था।
आश्रम में हर तरह की आज़ादी। रजनीशपुरम जो कि किसी विकसित शहर की तरह था, यहाँ रह रहे 7,000 लोगों में ज़्यादातर कॉलेज के छात्र थे। इस आश्रम में मिली दैहिक स्वतंत्रता के कारण उनके अनुयायी लगातार बढ़ रहे थे। यहाँ सेक्स और नशे की स्वतंत्रता थी, किसी पर भी किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। उनकी शिक्षा गई ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक गैरिट के अनुसार वहाँ ख्वाबों का संसार था। यहाँ हंसी, आज़ादी, स्वार्थहीनता, सेक्सुअल आज़ादी, प्रेम और दूसरी तमाम चीज़ें थी। यहाँ शिष्यों से कहा जाता था कि वे अपने मन की करें, वह भी जो सामान्य समाज में वे नहीं कर सकते। ओशो पारंपरिक संतों से अलग थे। वे किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ नहीं करवाते थे, न ही पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड करवाते थे, बल्कि वह तो खुद प्रचलित धर्मों के खिलाफ बोलते थे। वे कहते थे, हाँ, मैं सभी तथाकथित धर्मों के खिलाफ हूँ, क्योंकि वे धर्म है ही नहीं। मैं धर्म के लिए हूँ, धर्मों के लिए नहीं। सच्चा धर्म केवल विज्ञान की तरह एक ही हो सकता है। आपके पास मुसलमान फिजिक्स, हिंदू फिजिक्स, ईसाई फिजिक्स नहीं हो सकता। यह सब बकवास है। लेकिन धर्मों ने यही किया, उन्होंने पूरी पृथ्वी को पागलखाना बना दिया है। ओशो के प्रवचन के विषय बिल्कुल अलग हुआ करते थे। वह प्रेम, काम, रिलेशनशिप्स पर बोलते थे। उनके विचारों की एक संकलन संभोग से समाधि की ओर आज भी विवादित माना जाता है। भारत में ठीक ठाक प्रसिद्धि हासिल कर लेने के बाद ओशो को साल 1981 में खराब स्वास्थ्य के कारण चिकित्सकों के परामर्श पे अमेरिका जाना पड़ा और यहाँ 1985 में अमेरिकी सरकार द्वारा निकाले जाने तक उनका अमेरिकी प्रवास बेहद विवादास्पद रहा। तो चलिए देखते हैं, बाकी सब आप जानते ही होंगे इनके बारे में। थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया। तो ओशो ने एक बुक लिखी, संभोग से समाधि तक, जिसमें उनके विचारों का संकलन है। तो ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये आदिकाल का कॉन्सेप्ट है। जबकि ज्योतिष का जन्म हुआ था उसी समय यह बात बता दी गई थी कि संभोग से समाधि तक पहुंचा जा सकता है। नहीं तो शुक्र को, जो कि भोग विलास, रिलेशनशिप, सेक्स, लग्जरियस आइटम्स, इन सब का कारक है, वो 12वें भाव में उच्च का ना होता। यानी कि जब शुक्र उच्च का, यानी कि जब शुक्र के कारकत्वों की अधिकता या उच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो जातक अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है, संन्यास की ओर मुड़ जाता है, तभी वो ध्यान लगा पाता है। क्योंकि जब किसी चीज़ की अधिकता हो जाती है तो उसको उस चीज़ से विरक्ति हो जाती है। तो ये जो सेक्स है, काम शक्ति है, इसको हम दबा के, ओशो का कहना था, हम इसको दबा के नहीं इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। शुक्र जो है सेंसुअल प्लेजर्स का कारक है और इसीलिए 12वें भाव में उच्च का होता है। जब हम इसकी उच्चतम सेंसुअल प्लेजर्स की, सेक्स रिलेशनशिप्स की, प्रेम की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, भोग लेते हैं, अधिकता हो जाती है। आपने देखा होगा कि अभी जो संन्यास ले गए हैं वो बहुत ही रिच लोग ले गए हैं। मैंने अभी इंटरनेट पे पढ़ा था कि एक व्यक्ति है जिनको कि 1 करोड़ सैलरी मिलती थी रिलायंस में, उन्होंने भी संन्यास ले लिया। तो उनके पास इतना पैसा था, इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं थी कि उनका उनसे मन भर गया और वो संन्यास की ओर प्रवृत्त हुए। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, मैं देखती हूँ इंटरनेट पे, डेली यूट्यूब पे देखती हूँ कि जो जैन धर्म से बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, 10-12 साल के, 9 साल के, वो भी बहुत रिच फैमिली से हैं और वो भी संन्यास ले रहे हैं। तो यानी कि जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जब उनकी अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति को उनसे विरक्ति पैदा हो जाती है। जो सेंशुअल प्लेजर्स हैं, जो भी उनसे जब अधिकता हो जाती है तो उनसे व्यक्ति को विरक्ति हो जाती है और वो फिर संन्यास की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तो संभोग से समाधि की ओर में भी यही कॉन्सेप्ट है। जैसा कि
हम देख सकते हैं ये ओशो रजनीश की कुंडली है और वृषभ लगन की कुंडली है। और जो लग्नेश है शुक्र, वो बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में और भी ग्रह हैं, शनि है, चंद्र है, मंगल है, बुध है। तो 5 ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं। धनु राशि में ये युति बनती है। बृहस्पति उच्च के होके बैठे हैं तीसरे भाव में। केतु है कन्या राशि में और राहु है मीन राशि में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बृहस्पति है उस पर राहु का प्रभाव है, सूर्य पे राहु का प्रभाव है, चंद्रमा यहाँ परिवर्तन योग में है तो चंद्रमा पे भी राहु का प्रभाव आता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब बृहस्पति पे राहु का प्रभाव होता है तो व्यक्ति जो है प्रचलित धर्म, प्रचलित जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, तो जो समाज के नियम कायदे हैं, व्यक्ति उनसे सहमत नहीं होता, उनके विरुद्ध जाके काम करता है। वो अपने नए रीति रिवाज, नए परंपरा, नए आदर्श, नए नियम लागू करता है। ये गुरु चंडाल योग की रचना होती है। असल में ये गुरु चंडाल योग जो कोई खराब योग नहीं होता है। व्यक्ति जो है प्रचलित रीति रिवाज, धर्म, परंपराओं, उनमें विश्वास नहीं करता है और अपने नए रीति रिवाज, परंपरा जो है उनको स्थापित करता है, जिन्हें कि समाज के द्वारा तुरंत स्वीकार नहीं करके बाद में स्वीकार किया जाता है। यहाँ पे जो बृहस्पति है वो बकरी है। बकरी बृहस्पति बताता है कि जातक जो है पिछले जन्म का ज्ञान अपने साथ में लेके आया है। उच्च का है 3rd हाउस में, इसलिए इनके भाई बहनों की संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि बृहस्पति जो है वृद्धि का कारक होता है। यहाँ पे चंद्र राहु का योग बनता है। चंद्र राहु का योग बताता है कि जातक के अंदर कुछ गलत आदतें, कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं। यहाँ पे जातक को जो राहु है जातक को अपनी माता से भी दूर करता है। बचपन में जातक को अपनी माता का प्रेम नहीं मिल पाता है, माता का साथ नहीं मिल पाता है। कोई ना कोई कारण होता है, जो फिजिकली भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी होता है कि यहाँ पे माता से किसी न किसी तरह का दूरी बनाता है। यहाँ पे जो राहु है 11वें भाव में है और वृषभ लगन है। वृषभ लगन में जो राहु होता है योग कारक होता है, क्योंकि वृषभ लगन के स्वामी शुक्र है और राहु उनका चेला है। राहु की जहाँ पे जो स्थिति है ये व्यक्ति को बहुत जल्दी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचा देता है, रातों रात स्टार बना देता है। यहाँ पे राहु जो है विदेश का कारक होता है, विदेशी प्रवास का कारक होता है, विदेशी लोगों का कारक होता है, विदेशी चीज़ों का कारक होता है, ब्रांडेड आइटम्स का कारक है। तो जातक को विदेशी चीज़ों, विदेशी लोगों से फ़ायदा होता है। विदेशी लोगों को जातक से फ़ायदा होता है। वो जातक के जरिए से अपनी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं। जो इसमें कुछ मतलबी लोग भी होते हैं जो कि जातक के द्वारा अपनी लाभ सिद्धि करते हैं। अपने मंतव्यों को, अपने जो उनके फ़ायदे होते हैं उससे फ़ायदा उठाया जाता है। जातक के द्वारा फ़ायदा उठाया जाता है। राहु जितनी तेज़ी से देता है उतनी तेज़ी से ले भी लेता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओशो के ऊपर विदेशी सभ्यता का, विदेशी लोगों का प्रभाव ज़्यादा था और विदेशी लोगों से उनको फ़ायदा भी हुआ, उन्होंने भी उनसे लाभ उठाया। यहाँ पे सूर्य राहु का भी योग बनता है। राहु की पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पे सूर्य राहु का योग बनेगा, तो जिसके कारण उनको सरकार से, अथॉरिटी से परेशानी होती है। राहु जेल का भी कारक है, राहु जहर का भी कारक है। जैसा कि हम जानते हैं कि विदेश में जो है इनके आश्रम खुले, वहाँ आश्रमों में कुछ गलत गतिविधियाँ भी हुई। इनकी विचारों का
ओशो के विचारों का, ओशो का वहाँ पे गलत इस्तेमाल भी किया गया। इनके साथ कहीं तो धोखा भी हुआ, जेल भी जाना पड़ा, जहर तक दिया गया। जो राहु की जब कनेक्शन जुपिटर जुपिटर क्योंकि जीव कारक होता है, जुपिटर पे हो, चंद्र पे हो, सूर्य पे हो, तो ऐसे जातक खुद में बुरे नहीं होते हैं, बस इनकी सोच थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन इनका फ़ायदा बहुत उठाया जाता है इनके बगावती नेचर के कारण, इनकी सोच के कारण। जब भी कुंडली में सूर्य राहु, बृहस्पति राहु, चंद्र राहु और शनि और चंद्र की युति भी हम देख सकते हैं, अष्टम भाव में है। शनि और चंद्र की युति जो है जातक को जीवन में बहुत ही कड़वे अनुभव, जय के समान अनुभव देती है। जब ये सभी युति जातक की कुंडली में होती है, जो जातक के साथ धोखा होता है, जातक का फायदा उठाया जाता है, जातक को जहर दे के मारने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही हमने सोनाली फोगाट की कुंडली में भी देखा था, उसकी कुंडली में भी ये सारे योग थे। चंद्र राहु, जैसा कि मैंने बताया, जातक को कुछ गलत आदतें हो सकती है, कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं। वहीं जुपिटर राहु गलत लोगों के संकुल में जातक फंस जाता है। शनि चंद्र जहाँ जातक को आध्यात्मिक की ओर ले जाता है, वहीं जिंदगी में कड़वे अनुभव भी देता है, जो कि जहर पीने जैसा होता है। सूर्य राहु, जैसे कि मैंने बताया, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता है, सरकार से दंड मिलता है, जेल का कारक है, तो जेल जाने के योग होते हैं। राहु जो है धोखा है, छल है, शॉर्टकट है, विदेश है, विदेशी चीज़ों का कारक है। सूर्य राहु की युति जो है फादर से भी डिफेंसेस देती है, फादर से दूरी बना देती है, आइडियोलॉजिकल डिफेंसेस देती है। चंद्रमा यहाँ पे यदि भी देखने में पीड़ित है, अष्टम में है, विषयोग में भी है, लेकिन यहाँ चंद्रमा हम देख रहे हैं कि बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है। और थर्ड हाउस में चंद्रमा जो जब आ जाता है तो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। थर्ड हाउस का चंद्रमा काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि बिना मजबूत चंद्रमा के व्यक्ति जो है सफल नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रमा जो है आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, विपरीत परिस्थितियों में मजबूती से खड़ा रह सकता है, व्यक्ति अपने विचारों पर टिक सकता है, उसकी बहादुरी का सामना कोई नहीं कर सकता। तो वृषभ लगन है, वृषभ लगन में चंद्रमा उच्च का होता है, थर्ड हाउस में चंद्रमा अपनी राशि में आ जाता है, तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। चंद्र को यहाँ पे यद्यपि अपने मित्रों का सपोर्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में बनेगा, और अष्टम में भी मंगल के साथ है। मंगल जो है अष्टम भाव का लॉर्ड होता है कालपुरुष कुंडली में, और मंगल यहाँ पे धनु राशि जो कि एक फायरी साइन है उसमें, तो मंगल यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। तो हम चंद्रमा को, और जब परिवर्तन के साथ कर्क राशि में आता है तो भी यहाँ पे सूर्य का, और यानी कि यहाँ पे चंद्रमा को अपने जो मित्र हैं, मंगल है, सूर्य है, बृहस्पति, इन तीनों का सपोर्ट मिल रहा है। चंद्रमा मंगल के साथ अग्नि तत्व की राशि में है, धनु राशि में, जो कि काल पुरुष की 9वीं राशि है, जिसका संबंध जो है फिलॉसफी से, अध्यात्म से, दर्शन शास्त्र से, लंबी धार्मिक यात्राओं से, फॉरेन ट्रेवल से भी होता है, विदेश यात्रा से भी होता है, टीचिंग से भी होता है। चंद्र अष्टम भाव में गुप्त ज्ञान को डिकोड करने की इच्छा जातक की बताता है, क्योंकि चंद्र आपका मन है, जो आपको बताता है आप किस उद्देश्य से इस दुनिया में आए हो। तो अष्टम भाव में चंद्र की उपस्थिति बताती है कि जातक जो है गुप्त ज्ञान को, प्रकृति के गुप्त रहस्य को जानने के लिए इस दुनिया में आया है। जातक की डिज़ायर जो है दर्शन शास्त्र, रहस्य, गुप्त कार्य, इनमें है। जो वृषभ जो लगन होता है, लगन जो है आपके व्यक्तित्व का आईना होता है, आपकी जो पूरी कुंडली है उसका सार आपके जो लगन में छिपा होता है। जो वृषभ राशि के जातक होते हैं बहुत ही शांत और कोमल होते हैं, और ये अपनी क्षमताओं को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यह इन्हें धन, संपत्ति, लग्जरीज,
बिग हाउस, बिग व्हीकल्स, बिग लग्जरियस व्हीकल्स, मान सम्मान अच्छा लगता है। ये दृढ़ निश्चयी होते हैं, कठोर से कठोर फैसले लेने में भी हिचकते नहीं हैं, अनुशासन पसंद होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं। किसी भी किसी की भी हेल्प करने को तैयार रहते हैं। ये लोग अपने सिद्धांतों के प्रति काफ़ी अडिग रहते हैं और अपने कार्यक्षेत्र में खूब सफलता प्राप्त करते हैं। इनका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षक होता है या कहे कामुकता का भाव होता है। ये सभी क्षेत्रों में भौतिक सुख प्राप्ति के लिए जो जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पे जो भौतिक सुख है, भोग विलास है, उनकी प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। ये विलासिता का जीवन जीना पसंद करते हैं। सामाजिक सुखों के प्रति इनकी रुचि होती है। फिजिकली ये काफ़ी आकर्षक होते हैं, अच्छे व्यक्तित्व के होते हैं, लेकिन स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं। ये काफ़ी ग्लैमरस और रोमांटिक किस्म के होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो लगन है उसका कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट था उनकी पर्सनैलिटी में, उनके व्यक्तित्व में, उनके कार्यों में। अब आते हैं धनु राशि की। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि, जैसा कि हमने बताया कि काल पुरुष की 9वीं राशि है, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। इसका संबंध धर्म से, तो ये धर्म से होता है, अध्यात्म से होता है, दर्शन शास्त्र से होता है, क्योंकि बृहस्पति एक पंडित भी हैं, टीचिंग से होता है। तो जातक जो है धार्मिक स्वभाव का, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है, बहुत आशावादी, महत्वाकांक्षी, एडवेंचरस होता है, बोल्ड होता है, करेजियस होता है, मजबूत इच्छा शक्ति का होता है, काफ़ी एनर्जेटिक, मिस्टिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी होती है, काफ़ी विद्वान होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, सुंदर फेयर कलर होता है इनका, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं, कठिनतम समस्याओं को भी बुद्धि विवेक से सुलझाने में विश्वास करते हैं। आत्मविश्वास इनके अंदर भरपूर होता है, बहुत ही सोच विचार के निर्णय लेते हैं। एक बार निर्णय ले लेते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते हैं। ये बहुत अच्छे अध्यापक, जोशी, लेखक, वक्ता, धर्मगुरु, उपदेशक, शासकीय सेवाओं में जज, वकील आदि क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इनका जो व्यक्तित्व है और जो भी इनका स्वभाव है, सब जो है इनकी राशि और जो इनका लगन है वो सब बता देता है। तो फ्रेंड, इस कुंडली में बहुत से योग है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मुझे लगता है हमें इसे 2 पार्ट में बनाना चाहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोक देते हैं और अगले पार्ट में ओशो रजनीश की कुंडली में जो और भी बहुत सारे योग हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप चाहते हो हम इसका अगला पार्ट भी बनाएं, उसके इस कुंडली में जो भी और योग है उसके बारे में बात करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।